नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सर, 23 तारीख को है ना केंद्र सरकार ने अपना बजट है ना लॉन्च किया है पूरे देश के लिए। ये बजट आम लोगों के लिए कितना प्रभावशाली रहेगा? देखिए, जो बजट आया है, ये बजट हम अगर देखें तो सारा का सारा बजट जो हमारे देश का विशेष रूप से महिला है, युवा है, गरीब है, किसान है, इनको फोकस्ड करके पूरा बजट बनाया गया है। जैसे हमारा चुनाव के पहले जो संकल्प पत्र था, उसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात की थी। इस बजट में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के लिए बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया। इसी तरह से जो हमारी लाडली दीदी वाली जो योजना थी, उसके लिए लखपति बहन बनाने वाली, उसके लिए लखपति बहन के लिए 3 लाख करोड़ का प्रोविज़न इस बजट में किया गया। तो इससे जो लखपति बहन वाला, लखपति दीदी वाला जो प्रावधान है वो है। तीसरा हम अगर देखें तो पीएम सूर्य योजना, जिसमें कि घर पर आप सोलर के माध्यम से सस्ती बिजली और एक तरह से फ्री बिजली आपको उसके माध्यम से मिलेगी, उसके लिए प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए प्रावधान किया गया है। जो विशेष रूप से हमारी जैविक खेती है, उसको बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट में प्रावधान किया गया है। फिर हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बड़े अमाउंट की व्यवस्था इस बजट में की गई है, जिससे हमारा युवा स्किल्ड हो और उसको रोज़गार मिले। इसके साथ साथ रोज़गार देने के लिए भी बात कही गई है। रेलवे के विकास को लेकर भी बजट में प्रावधान है और मध्य प्रदेश के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रेलवे में विकास के लिए अलग से किया गया है। अगर कुल हम करों की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में इसको जो राजस्व कर हैं उस काफ़ी संख्या में हम लोगों को लगभग 1 लाख करोड़ राजस्व कर मध्य प्रदेश को इसके माध्यम से, हमारे बजट के माध्यम से मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए एक ये गरीब कल्याण का बजट है। और इससे निश्चित रूप से जो पहले से गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो हमारा आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे बाकी योजना हो, सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट गरीब कल्याण की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, सभी योजनाओं के लिए जो योजनाएं हम लोगों ने शुरू की हैं, उनके लिए बजट की व्यवस्था की गई। देश पूरे विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अभी हम बात करेंगे जो बजट हुआ है, हम छोटे छोटे स्टार्टअप की बात करें जो एमएसएमई के थ्रू रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आमतौर पर देखा जा रहा है कि बुंदेलखंड में, हम सागर की बात करें, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, जो युवा कर रहे हैं, उनको उनका उतना प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो अब इसको है ना स्थानीय लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, जोर देने के लिए यहाँ के आप जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए इस बार बजट में काफ़ी प्रावधान किया गया। और जब मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था तो ये डिपार्टमेंट हमारे पास था। शहरी क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से ये चलता है। तो उस समय हमने काफ़ी बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर है वो हमने पूरे प्रदेश में बनाए थे। और उसमें स्किल्ड होने के बाद तत्काल जो व्यक्ति वहाँ पर ट्रेनिंग लेता है 3 महीने की, उसके बाद उसको कम से कम 15 से 30 हज़ार के बीच का रोजगार 3 माह के उसमें मिल जाता था। और फ्री पूरा वो था, कोई उसका चार्ज नहीं था, फ्री स्किल डेवलपमेंट करते थे। तो इसी तरह से इसको और बढ़ाने का काम किया है। इसका टारगेट, इसका बजट
बड़ा है तो ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग स्किल्ड होंगे, और स्किल्ड होंगे तो उसके बाद उनको रोज़गार मिलेगा। और हम सब इस बात को जानते हैं कि अब सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए हमें किसी न किसी सेक्टर में तो स्किल्ड होना ही पड़ेगा, और स्किल्ड होंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सर कुछ ही समय पहले शिवपुर क्षेत्र से रामनिवास रावत जी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उन्हें अभी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, लेकिन अभी वो सिटिंग एमएलए तो कहीं किसी क्षेत्र के हैं नहीं है। कुछ समय बाद उपचुनाव होगा तब वो इलेक्टेड होंगे, लेकिन अभी उनका नागर सिंह चौहान से एक महीना विभाग छीनकर उनको लिए दे दिया गया है वन पर्यावरण, जिस वजह से नागर सिंह चौहान भी काफ़ी नाराज़ हैं। भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं, दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और बोलते हैं हम कुछ समय में इस्तीफा दे देंगे। तो ये कहाँ तक जायज़ है? उन्होंने बोला था कि नए नवेले कांग्रेसी को कैबिनेट मंत्री बना के मेरा ही विभाग दे दें। देखिए, पहली बात तो वो विषय अब समाप्त हो गया है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि विभाग किसको क्या देना ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। जहाँ तक नागर सिंह चौहान जी का विषय है तो वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और कई बार गुस्से में कोई बात व्यक्ति कह देता है और उसके बाद उन्होंने उसके लिए खेद भी व्यक्त किया, और अब वो पूरे मन से जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने दी है पूरे मन से उसमें काम कर रहे हैं। तो कई बार तात्कालिक रूप से ऐसा होता है, पर अब कोई विषय नहीं। सर, इस समय कुछ देखा जा रहा है, मैंने कुछ समय पहले एक खबर निकाली थी कि एक ही थाने में यहाँ पर कई पुलिस कर्मचारी 4-5 सालों और 8 सालों से लगातार पदस्थ हैं। यहाँ पर जहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तो उनका कहना है कि उनकी बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, थाने में सुनवाई नहीं होती। थाने के बाद जब एसपी कार्यालय जाते हैं तो एसपी कार्यालय में भी शिकायत ले ली जाती है, पावती दे देते हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। उसके बाद कलेक्ट्रेट के चक्कर मार के थक हार कर घर बैठ जाते हैं, और जो रसूखदार लोग होते हैं तो उनके फ़ोन पर ही कार्रवाई हो जाती है। इस कारण से कई लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि मतलब ये समस्या इसी वजह से आ रही है कि कई समय से पुलिसकर्मी एक ही थानों में पदस्थ हैं। तो सर, उसके लिए क्या आप बोलेंगे कि उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए? मतलब समय समय पर जो प्रावधान है कि 3 साल और 5 साल के अंदर होना ही चाहिए स्थानांतरित, लेकिन हो नहीं रहा है सर ऐसा। ये देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। सामान्य रूप से ये नीति है कि अगर 3 साल होते हैं तो हमें फिर उस थाने से बदलना चाहिए, और काफ़ी कुछ होता भी है। कुछ जगह हो सकता है कि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि 3 साल में हमें बदलना चाहिए, और दूसरा, आज के समय में अभी जो भारत सरकार ने सारे कानून में जो संशोधन किए हैं, आईपीसी में, सीआरपीसी में जो संशोधन किए हैं, तो अब सारी चीज़ें इतनी सरल और पारदर्शी हो गई हैं कि अब वो कार्रवाई आपको अगर सही है तो करना ही पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप थाने जाएं, आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजने में उनको जो भी कार्रवाई है वो करके आपको रिप्लाई करना ही पड़ेगा, जांच उनको करना ही पड़ेगी। तो इसलिए अब जो कानून जिस तरह से पारदर्शी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बनाया है, उससे अब ये बहुत सरल हो गया है, और अब कोई भी हो उसको अगर किसी का आवेदन है तो उस पर कार्रवाई जांच करके जो सही है वो करना ही पड़ेगी। अभी जो नए 3 कानून पारित हुए थे 1 जून से, देखा जा रहा था कि कई अधिवक्ता भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपको लगता है जो 3 कानून हैं वो आम लोगों के मतलब जनहित में जारी किए गए हैं, और जो पहले की कानून प्रणाली थी और आज की जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई फ़र्क देखने के लिए मिलेगा आगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कि हमारा देश आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए और अंग्रेज़ों के समय के कानून चल रहे थे। अब उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो ये तो समय की मांग होती है कि समय के साथ चीज़ें बदलें। सरकारें इसीलिए होती हैं, लोकतंत्र इसीलिए होता है, और पार्लियामेंट इसीलिए होती है, सब चीज़ें इसीलिए होती हैं। तो अब जो गुलामी के प्रतीक कानून थे, जिन कानूनों का दुरुपयोग होने की संभावना रहती थी, उन कानूनों को हमने सरल बनाया, उन कानूनों को हमने
पारदर्शी बनाया, तो इससे किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा। और ये जो गुलामी की मानसिकता है या गुलामी का जो प्रतीक एक सब कानून था, ये इसलिए बना कि भारत देश अब आज़ाद देश है, देशवासियों का देश है, भारत के लोगों का देश है। और इसलिए हर चीज़ में, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो एक स्वाभिमानी राष्ट्र और भारत हमारा राष्ट्र है, हम सब भारत के नागरिक हैं, लोगों में राष्ट्रभक्ति हो, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान हो, सम्मान हो, ये सारी चीज़ें इस दिशा में काम हुआ है और ये भी उसी का प्रतीक है। अभी कुछ समय पहले आपने खुरई विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रति एक बैठक ली थी अधिकारियों की, ताकि जो विकास कार्यों का जो काम काफ़ी लूज पड़े हुए हैं, थोड़ी धीरे धीरे चल रहे हैं, उसमें गति प्रदान हो सके। तो उसकी सर अभी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है वहाँ पर, ताकि तीव्रता से वहाँ पर काम हो जो रुके हुए थे। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हमने ये निश्चित किया है कि प्रत्येक माह हम विकास कार्य, जो पूरे विधानसभा के बड़े बड़े विकास कार्य हैं, उनकी हम समीक्षा करेंगे और उसमें शासन स्तर पर या प्रशासन के स्तर पर कोई अगर कठिनाई है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी चूँकि बीच में 6 माह करीब चुनाव में निकल गए, 3 माह विधानसभा, फिर 3 माह लोकसभा, तो कामों की गति धीमी हुई है और इसलिए अब कोई चुनाव नहीं है, अब काम करने का समय है। तो अब पूरा हम ध्यान केंद्रित करके, फोकस्ड करके, और जो विकास की योजना है, उन विकास की योजनाओं को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज हम खुरई विधानसभा में, बाकी सब तो काम हुए हैं, पर सिंचाई के मामले में हम 100% एरीगेटेड हमारा विधानसभा हो जाएगा। हमने बड़ी बड़ी 3 योजनाएं मंजूर कराई, जो 70 साल में नहीं हुई, वो हमने 7 साल में सारा काम करके दिया है, जिससे लोगों का जीवन बदलेगा, खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी और खुरई जो होगा वो मध्य प्रदेश का सबसे समृद्धशाली, संपन्नशाली, वैभवशाली क्षेत्र होगा। सर, एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री जी की एक योजना चल रही है एक पेड़ माँ के अभियान के तहत, तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में कितने पौधारोपण करने का लक्ष्य दिया गया था और आज तक क्या प्रोग्रेस हुई है खुरई विधानसभा? देखिए, ये बात प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, हम उसका स्वागत करते हैं और हमेशा प्रधानमंत्री जी देश में जो ऐसे सामाजिक सरोकार के काम हैं, उसमें जनता को जोड़ने का काम करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन इसका उदाहरण है। और अब एक पेड़ माँ के नाम से या एक वृक्ष माँ के नाम से जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ है, पूरे देश में अभियान चल रहा है। खुरई विधानसभा में भी ये अभियान पिछले लगभग 15 दिन से चल रहा है। चाहे स्कूल हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे हमारे पंचायतें हों, नगर पालिका हो, फॉरेस्ट है, जितने भी हमारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, सभी जगह वृक्षारोपण लगातार हो रहा है और लोगों में एक जागरूकता आई है और जगह जगह वृक्षारोपण हो रहा है। संख्या की दृष्टि से हम अगर देखें तो हम ये काम पिछले वृक्षारोपण का, जब से हम विधायक हैं तब से कर रहे हैं और खुरई में आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ ग्रीन खुरई दिखेगी और अभी भी वृक्षारोपण हो रहा है और आगे भी वृक्षारोपण इसी तरह से करेंगे। और हमारा, आपने देखा होगा, पिछले साल हमने जो हनौता डैम है वहाँ पर जो हमने 25 एकड़ ज़मीन लेकर शासन से, और वहाँ पर हम पूरा एक टूरिज़्म स्पॉट डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पिछले बार हमने काफ़ी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया था। अब आप जाके देखें तो वो सारे के सारे वृक्ष बहुत अच्छे हो गए हैं और वो अच्छा डेवलप हो रहा है। वहीं पर हम वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हनौता डैम बन रहा है। तो जो वृक्षारोपण हमने पिछले साल वहाँ पर किया था, सारे खुरई के बच्चे गए थे, लोग गए थे, तो आप अब जाके जो पहाड़ी खाली पड़ी थी
उस पर अब आप जाके देखेंगे तो चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। मुझे खुशी है कि अधिकांश पेड़ उसमें से बचाने में हम लोग, पथरीला इलाका था, पत्थर था, और उसके बाद आप देखें तो सभी अधिकांश पेड़ उसमें से बच गए और अब पूरा हरा भरा एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो रहा है। बाकी खुरई में चारों तरफ आपको ग्रीन खुरई देखने मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक माननीय भूपेंद्र सिंह जी। आज इनसे कई विषयों पर चर्चा हुई। अब देखते हैं कि जनता का रिएक्शन इस प्रभावशाली इंटरव्यू के बाद क्या आएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।